अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूला करें। तो आइए चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए तो गेट पर खड़े फोटोग्राफर ने इन सब की तस्वीर खींची। वो सब एक साथ यूनिवर्सिटी गेट से अंदर दाखिल हुए। 2 साल कबल वो सब क्या थे और आज वक़्त ने 2 साल गुजरने के बाद उन्हें कितना बदल दिया था। मगर जो नहीं बदली थी वो थी इनकी दोस्ती, जो आज भी एक तरोताज़ा गुलाब की मानद थी। बिनिश का मैसेज मिला है, इसने हम सब के लिए ऑडिटोरियम में सीटें रख ली हैं। फ़ाहद ने कहते ही बिनिश को कॉल मिलाई। फिर वो साहब फ़ाहद के पीछे पीछे चल दिए। यूनिवर्सिटी में रंगों का एक तूफान था। खूबसूरत दीदाज़ेब थीम और फैंसी लाइट, शोख कहके और मुस्कुराहटें, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। दानियाल कहने को तो इनके पीछे चला आ रहा था, मगर किसी न किसी की टांग ज़रूर खींच रहा था। दूर से ही उन्हें बिनिश नजर आई, जो तीसरी रो में खड़ी थी। वो लाल कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहने हुए थी। इसने इनकी तरफ हाथ हिलाया। वो सब इसी की तरफ चले आए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है आप सब वक्त पर पहुंचे। सारी रो ही आप लोगों के लिए रखना पड़ी। वो हंसते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। सनान खुशदिली के साथ दानियाल से मिला। वो दोनों पहली बार मिल रहे थे। आर्यन से इसकी मुलाकात पुलिस स्टेशन पे ही हो चुकी थी। वो यहाँ नहीं आना चाहता था, मगर बिनिश और फ़ाहद के बेइंतहा इसरार पर इसे आना पड़ा। दानियाल ने बाकी सब से भी इसका तारुफ करवाया। उन्होंने अपनी नशीस्तें संभाली। अमल, नूर, फलक और बेनिश एक तरफ बैठी, जबकि वो चारों एक तरफ बैठे। थोड़ी देर बाद सारी लाइट्स बंद हो गई और हर तरफ ऊंची आवाज में म्यूजिक चल रहा था। लड़कियां मुसलसल हूटिंग और लड़के सीटियां मार रहे थे। फिर स्टेज की तमाम लाइट्स चली। स्टेज पर गिरा पर्दा हटा तो स्टेज पर इनकी जूनियर्स एक जैसे शोक लिबास पहने खड़े थे। फिर गाना चलने लगा और उन्हें खूबसूरत अंदाज में पार्टी में वेलकम किया गया। फिर स्टेज की लाइट्स हल्की हुई और स्टेज पर सारे जूनियर साइकिल लिए उभरे। हर साइकिल पर 2-2 सवार बैठे हुए थे और तकरीबन 30 के करीब सवार थे। साइकिल सवार के पीछे बैठने वालों के हाथों में बड़े बड़े थाल पकड़े हुए थे। फिर सारी साइकिल एक एक करके स्टेज से उतरे। 10 साइकिल दोनों रोओं के दरमियान, 10 साइकिल बाएं तरफ और 10 दाएं तरफ हो गए। और यूं जब वो गुजरे तो हर किसी पर फूल निछावर करते रहे। फिर आखिरी रो पर आकर दरमियान वाले साइकिल बाएं तरफ और बाएं वाले दाएं तरफ और दाएं वाले एक अंदाज से दरमियान से होकर दाद वसूल करते दोबारा स्टेज तक गए और बैक स्टेज गायब हो गए। फिर पर्दे गिरा दिए गए। अब जूनियर्स कंपेयरिंग का फ्राइसर इंजाम देने लगे। ज़बरदस्त, मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया, बहुत आला। दानियाल ने उछलते हुए चीख कर कहा। बामुश्किल आर्यन ने इसे पकड़कर बिठाया, क्योंकि पहली रो में बैठे प्रोफेसर मुड़कर इसे घूर रहे थे। पूरे पंडाल में एक वही था जो सबसे आखिर में दाद दे रहा था। और अब तो अगला सेगमेंट शुरू होने वाला था। इसके बाद बहुत से सेगमेंट डॉक्यूमेंट्री परफॉर्मेंसेज हुई। आर्यन फ़ाहद के अलावा बाकी सबका चीख चीख कर गला बैठ चुका था। दानियाल तो बाकायदा कुर्सी पर खड़ा था जब प्रोफेसर ने पीछे बैठे लड़के और लड़कियों की शिकायत पर इसे खींच कर नीचे बिठाया। अब हम एक परफॉर्मेंस देने वाले हैं और वो हम एक कपल को डेडिकेट करेंगे। हम इनका नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे और आप सबको खुद गेस करना है, मगर हमारे सीनियर्स में वो दोनों जो हैं वो अब उन्होंने यूनिवर्सिटी में रौनक लगाए रखी। कंपेयरिंग करने वाले ने हंसकर कहा, दोनों अजूबा हैं। सुनकर पहली रो में बैठे सब प्रोफेसर ने गर्दन मोड़कर बबल गम चबाते दानियाल और इससे कुछ फासले पर बैठी फलक को देखा। स्टेज पर बाकायदा शो शुरू हो चुका था, जिसका मंजर एक क्लास रूम का था। एक लड़का प्रोफेसर तैयब बना बोर्ड पर लिखने में मसरूफ था। पीछे कुछ बच्चे बैठे वो सब लिख रहे थे जो प्रोफेसर बोर्ड पर लिख रहे थे। आखिरी रो में 4 बच्चे बैठे थे, जिनमें 3 लड़कियां थीं और एक लड़का हुडी डाले सर झुकाए बैठा साथ वाली लड़की से खुसर पुसर कर रहा था। फिर यह पैकेट खोलने की आवाज आई। छी। प्रोफेसर समेत सब ने मुड़कर इन दोनों स्टूडेंट्स को देखा। एकदम पैकेट खोलने की आवाज की और प्रोफेसर दोबारा पढ़ाने लगे। एक बार फिर वही आवाज आई, स्टैंड अप रोल नंबर 19 एंड 20। प्रोफेसर के कहने पर वो दोनों बच्चे जो फलक और दानियाल बने हुए थे उठे। जी सर। इंतहा की मासूमियत से सवाल किया गया। क्या कर रहे हैं आप दोनों? कुछ नहीं सर। दोनों ने एक साथ गर्दन घुमाई।
दानियाल और फलक मुस्कुरा रहे थे, उन्हें वो सब याद आने लगा। दूसरे सेमेस्टर का आखिरी महीना चल रहा था जब सर तैयब की क्लास चल रही थी। वो दोनों आखिरी रो में बैठे हुए थे। फलक, लेस तुम्हारे बैग में है, निकालो। दानियाल ने बिस्किट का खाली पैकेट अपने बैग में डाला और भरे मुंह से फलक की तरफ झुककर बोला। फलक ने प्रोफेसर से नजर बचाकर मुंह में बिस्किट का बचा टुकड़ा डाला और बैग से लेस निकाला। साथ बैठी अमल ने इसे कोहनी मारी, मगर वो सरासर इग्नोर कर गई। कैंची से काट लो, फलक ने मशवरा दिया और दानियाल ने अपनी ही करना थी। ची। प्रोफेसर समेत सब इनकी तरफ मुड़े तो उन्होंने जल्दी से पैकेट एक तरफ रखा और ऐसे बोर्ड को देखकर डेस्क पर हाथ चलाने लगे जैसे न जाने कब से लिख रहे हों। बल्कि फलक ने तो बाकायदा एक बार अपना हाथ भी दबाया ताकि प्रोफेसर को मालूम हो कि लिख लिख कर बच्ची का हाथ दुख रहा है। प्रोफेसर दोबारा पढ़ाने लगे। कहा था ना कैंची मांग लो अली से। फलक ने इसे घूरा, मगर इसने इसे सरासर इग्नोर किया। एक बार फिर वही आवाज़ आई, ची मिनट वो लेस खोलने की। तो स्टैंड अप, रोल नंबर 19 एंड 20। प्रोफेसर के कहने पर वो दोनों खड़े हुए। जी सर, उन्होंने मासूमियत से पूछा। क्या कर रहे थे आप दोनों? कुछ नहीं सर, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोले। प्रोफेसर जांचती नज़रों से उन्हें देखते डेस्क तक आए। खाली डेस्क देखा, ऊपर कोई बुक नोट्स वगैरह का नामो निशान तक नहीं था। आपकी बुक्स कहाँ हैं और नोट्स? प्रोफेसर ने तेवरी चढ़ाए कहा, सर वो घर है। क्यों? सर रोज़ आकर थक गई थी और हमें तो आज भी कह रही थी कि ले जाओ, मगर हमने ज़बरदस्ती घर छोड़ा है। दानियाल संजीदगी से बोला, मगर आंखों में शरारत नाच रही थी। ये क्या मजाक है? प्रोफेसर गुस्से से बोले। अपने बैग दिखाए मुझे। प्रोफेसर ने चश्मा नाक पर दुरुस्त किया। दानियाल और फलक ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर अपने बैग निकालकर डेस्क पर रखे। खोल ले उन्हें। प्रोफेसर के कहने पर दानियाल ने अपना बैग खोला जो स्नैक्स, बिस्किट, चॉकलेट के खाली रैपर से भरा हुआ था। दानियाल ने बतीसी निकाली। क्लास में दबे दबे कह के गूंज रहे थे, खामोश रहें आप साहब और गर्दनें सीधी करें। प्रोफेसर ने सबको खड़का। तैयब साहब के घूरने पर फलक ने जल्दी से अपना बैग भी खोला जो खाने पीने के सामान से आधा भरा हुआ था। गेट आउट। प्रोफेसर ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया और इनका बैग खुद उठा लिया। दानियाल और फलक हाथ हिलाते हुए बाहर जा रहे थे। निकलने से पहले दानियाल की जुबान में खुजली हुई। सर। जी फरमाएं। प्रोफेसर तंजी अंदाज में बोले। क्या ये सब आप खाएंगे? मेरा मतलब है बाहर जाकर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमें ये बैग दे दें, और अगर आपने खाना है तो चलें हमें सुला ही मार दें। इससे पहले कि प्रोफेसर के हाथ में मौजूद पॉइंटर दानियाल को लगता वो फलक का हाथ पकड़े दौड़ चुका था। इन दोनों के जाने के बाद अमल और नूर ने एक दूसरे की तरफ देखा और खड़ी हुई। सर। प्रोफेसर ने नज़र उठाकर उन्हें घूरा, मगर इससे पहले वो कुछ बोल पाती दानियाल दोबारा मंजर पर नमूदार हुआ। क्या एक लेस भी नहीं मिल सकता? मस्कीनियत ही जो इसके चेहरे पर से टपक रही थी। अच्छा सर, घूरे मत, जा रहा हूँ। दानियाल ने जाने के लिए कदम उठाया और फिर रुका। सर जाऊं? वो मासूमियत से बोला। नजरें बैग पर थीं। अब आपको बाहर तक छोड़ने के लिए शाही सवारी का इंतजाम करवाऊं? कल से तुम्हारी तबीयत दुरुस्त करने के लिए कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। गेट आउट। और आप सब खामोश रहें। रोल नंबर 15 एंड रोल नंबर 30। अब आप दोनों को भी लाजमी इनके साथ ही क्लास से बाहर जाना होगा, मामूल के मुताबिक, है ना? दानियाल को निकालने के बाद प्रोफेसर ने चश्मा दुरुस्त किया और क्लास को डांटा और इन दोनों की तरफ मुड़े। जी सर, ऐसा ही है। वो दोनों दांत नकोसती बोली, ग्रुप का कानून नहीं तोड़ सकती थी। तो शरीफ ले जाएं। प्रोफेसर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। थैंक यू सर। वो दोनों खुशी खुशी बैग उठाए चल दी। प्रोफेसर ने सर झटका, न जाने ये पास कैसे होते हैं। इसके अलावा दानियाल का हैंड फ्री वाला सीन भी दोहराया गया। दानियाल और फलक आंखों में ढेरों खुशी समेटे स्टेज की तरफ देख रहे थे कि किस अंदाज से उन्हें खराज दिया गया है। पूरे एडिटोरियम में कह के गूंज रहे थे। इन दोनों के नाम का नारा लगा रहे थे। अब स्टेज पर आ जाए। कंपेयरिंग करने वाला हंसते हुए बोला। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सबको हाथ हिलाते स्टेज तक आए। कसम से मुझे तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। फलक हंसते हुए इसके कान के करीब बोली। सच पूछो तो इतनी इज्जत तो मुझे आज तक घर में किसी ने नहीं दी। दानियाल ने भी इसी के अंदाज में बोला। मुझे क्या बता रहे हो, मैं तो गवाह हूँ इस बात की। फलक ने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा। वो दोनों स्टेज पर खड़े थे। हमें तो बहुत देर बाद पता चला कि आप दोनों का निकाह भी हो चुका है। पहले सोचा आपको गिफ्ट दें, मगर
ने कहा, मगर फिर फेयरवेल तक उधार रख लिया। पर यह परफॉर्मेंस आप दोनों के नाम और हमारी पूरी क्लास की तरफ से आपके निकाह का ये गिफ्ट। हमने सोचा आप दोनों की महबूब तरीन चीज़ यानी सिर्फ खाना है तो गिफ्ट भी ऐसा ही होना चाहिए। आपकी दानियार और फलक ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। काश आप लोग कुछ मज़ीद इस यूनिवर्सिटी में रहते, हम जूनियर्स भी आपकी शरारतों को एंजॉय कर सकते। इनका जूनियर हसरत से बोल, तुम पनाह मांगते बच्चों। काफ़ी लड़के और लड़कियों की आवाज़ है। दानियार और फलक हंस दिए। इनके जूनियर्स ने उन्हें एक बहुत बड़ी बास्केट दी जो बहुत नफासत से पैक थी। सबके इसरार पर उन्होंने वो बास्केट खोली जिसमें चॉकलेट ही चॉकलेट थी। दानियार और फलक ने खुशी से टमटमाती आंखों से उन्हें देखा और दोनों के तासरात से महफूज हो रहे थे। तुम सब बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। इस गिफ्ट के लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ कोई इन पर नज़र ना रखे, ये हमारी है। दानियाल ने अपने और फलक की तरफ इशारा किया तो पूरा ऑडिटोरियम में कह के गूंजे। आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में? जूनियर ने मुस्कुराते पूछा। यार तुम मुझे इमोशनल करके छोड़ोगे। दानियाल धीमे से हंसा, फिर माइक के लिए आगे आया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे तो आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते इनका नॉलेज बेकार है, मतलब यूनिवर्सिटी आना ही बेकार है। मैं अपना नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, कभी कुछ अच्छा पके तो बस एक मिस कॉल मारिएगा, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। सारे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। वो आंखों में शरारती चमक लिए होंठों पर शरारती मुस्कुराहट सजाई कह रहा था, अच्छा मजाक है, मैं कोई फारिग थोड़ा हूँ। यहाँ अभी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई और मुझे लगता है अगले ही सुबह मुझे बाबा का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा। खैर, मैं कह रहा था कि जितनी मर्जी कोशिश कर लो बच्चे, मैं इमोशनल नहीं हूँगा। ये सारे प्रोफेसर्स बैठे हैं जिनको मैंने कभी तंग नहीं किया है ना सर। दानियाल ने पहली रो में बैठे कुछ प्रोफेसर्स की तरफ इशारा किया। एक लड़के ने नीचे उतरकर माइक प्रोफेसर को पकड़ाया। दानियाल, अल्लाह की पनाह है, झूठ मत बोले, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आप जैसा ढीठ इंसान नहीं देखा। प्रोफेसर नजम ने अगली पिछली सारी भड़ास निकाली। सर, मैं दावा करता हूँ इंशाल्लाह आप मेरे अलावा कभी किसी को इतना ढीठ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि दानियाल अपने आप में इकलौता पीस है जो मार्केट में आना ही बंद हो गया है। एक बार फिर सारे पंडाल में कहकों का तूफान आया। प्रोफेसर से राय लेनी भी नहीं चाहिए, वो कभी अच्छा रिव्यू नहीं देंगे। दानियाल ने मुंह बसोरा। बेगम, तुम क्या कहती हो? इसने फलक से मुड़कर पूछा, जो हंसते हुए आगे आई। मेरी भी यही राय है। उफ, मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना है? दानियाल ने आंखें दिखाई। यूनिवर्सिटी लाइफ जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है और हम सब ने तो बहुत एंजॉय किया इस टाइम को, बल्कि हमने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जब हम साथ हैं तो हर चीज़ खूबसूरत है। हमारी दोस्ती यूं ही कायम और दायम रहे, आमीन। और आप सब को हमारी शरारतों ने हंसाया तो इस पर हम बहुत खुश हैं, क्योंकि मुस्कुराहट बांटने वालों से ज़िंदगी कभी मुस्कुराहट नहीं छीनती। मेरा मतलब है कि खुशबू तो इन्हीं हाथों में रहती है जो फूल बांटते हैं। फलक संजीदगी से कह रही थी। दानियाल ने मुड़कर हैरान नजर इस पर डाली। तुम्हें क्या हुआ है? दानियाल से इसका संजीदा होना बर्दाश्त ना हुआ। वेट, कहीं तुम इमोशनल तो नहीं हो रही? ओह कम ऑन फलक, हमने अपनी शरारतों से हर जगह खुद एंजॉय किया है, आगे भी करते रहेंगे। बस अफसोस होगा क्योंकि यहाँ शिकार आसानी से मिल जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा क्या है, हमें तो कोई भी शिकार आसानी से मिल जाएगा ना। दानियाल हंसते हुए बोला। फलक ने इसके बाजू पर मुक्का जड़ा। आज अब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जानी है, कुछ अरसे बाद आपकी शादी भी हो जानी है, तो क्या आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे, मतलब ऐसे शरारती और ऐसे ही खाते पीते रहेंगे? यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फेमस सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब है हाँ, हम ऐसे ही रहूँगा, लेकिन बस दुनिया पर खाने पीने ही आए हैं। दानियाल ने दांत निकालते हुए कहा। आखिर में मैं ये कहूँगा कि हम किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, मतलब जो हम करते रहे इनके साथ इसकी माफ़ी, बाकी सब तुमको अपनी ज़िंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, तुम लोगों के तोहफे ने मुझे खुश कर दिया। वो दोनों बहुत सी तालियों में नीचे उतरे। फिर 2-4 परफॉर्मेंसेस के बाद इन सबको डिग्री दी गई। ये रही 2 साल की मेहनत। नूर ने डिग्री सामने लहराते हुए कहा। मेहनत? नूर बीबी, अल्लाह को मानो, हर हफ्ते तो हमसे 3 नावल ऐंठती हो, वो पढ़कर दिल नहीं भरता तो मोबाइल पर पढ़ती हो, बस नावल ही पढ़ती हो, मेहनत की बात कहाँ से कर रही हो? आर्यान इसे जुबान निकालते हुए बोला। फहद नूर को देखकर मुस्कुराहट दबाए बैठा था। बस पता नहीं आपको, मैं एक अजीम लड़की हूँ जो नावल सिर्फ पढ़ती है। इसकी बात दानियाल ने काटी।
पढ़ती नहीं हो, वैम्पायर की तरह खून चूसती हो, एक तुम और एक अल्लाह की पनाह वो बदरूह अक्सा। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं जिसके साथ इसकी शादी होगी बेचारा ज़िंदगी भर यही सोचता रहेगा कि काश वो उर्दू में PhD कर लेता। इसकी मंगनी हो गई है बदतमीज़ और इसका मंगेतर आर्मी में है। मुझे दिली हमदर्दी है इससे। दानियाल अफसोस से गर्दन दाएं बाएं हिलाते हुए बोला, फ़ाहद मुझे तो इससे भी हमदर्दी है। दानियाल ने फ़ाहद को देखकर आंख दबाते हुए कहा तो नूर का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो झटके से उठी, बच के दिखाओ मनहूस। इससे पहले कि वो इसकी गर्दन दबोचती, फलक के नारे ने दानियाल में कुव्वत सी भर दी। मियाँ जी रोटी खुल गई जे। दानियाल और फलक को मंदिर से गायब होने में 2 सेकंड ही लगे। पीछे आर्यान बस अफसोस से सर हिला कर रह गया, जबकि अमल बीने सुनान और फ़ाहद का हंस हंस कर बुरा हाल था और नूर वो तो गुस्सा दबाने के चक्कर में थी। फोटोशूट चल आया था, पहली सारी क्लास का, फिर ग्रुप्स का, प्रोफेसर्स के साथ फोटोशूट हुआ। कुछ लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी इधर उधर घूमते दुख से हर जगह देख रहे थे। जहाँ बैठकर वो वक़्त बताते, जहाँ वो बेफिक्री कह के लगाते, कुछ रोते हुए, कुछ दूसरे को दिलासे दे रहे थे। एलुमनी पर आने वाले तो कब से जा चुके थे, क्योंकि वो तो अमली ज़िंदगी में कब से कदम रख चुके थे। इनकी जिम्मेदारियां तो बढ़ गई थी जिनसे वक़्त निकाल कर वो यूनिवर्सिटी आए थे। दानियाल फलक गेट पर खड़े थे, इनके पास अहमद खड़ा था। अहमद दानियाल से इसका नंबर ले जाकर जा चुका था। जल्द वो और जवेरिया शादी करने वाले थे, लेकिन अभी जवेरिया की पढ़ाई के ख़त्म होने का इंतज़ार था, मगर अहमद चाहता था कि वो दोनों इनकी शादी पर आएँ। कुछ लड़के अपने दोस्तों और लड़कियां अपने दोस्तों से गले मिल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले अमल और आर्यन जा चुके थे। नूर ने भी इन्हीं के साथ वापस गई थी, क्योंकि बिनिश और सनान को फ़हद के साथ जाना था। वो दोनों भी एक आखिरी नज़र यूनिवर्सिटी को देखकर निकलने ही वाले थे जब पीछे से गुलहान ने उन्हें पुकारा, तो वो दोनों मुड़े और इसे देखा जो आज बहुत प्यारा लग रहा था। आह गुलहान! फलक ने अपने अंदाज में इसके गाल खींचे तो वो झमसा गया, फिर आंसू पीछे धकेलता बोला, हम आपको बहुत याद करेगा बाजी। वो फलक को देखकर मासूमियत से बोला, गालों पर सुर्खी फैली हुई थी, वो बहुत शर्माता था। और मैं भी। खुदा तुम्हें और गुलरख को हमेशा एक साथ खुश रखे। फलक मुस्कुराई। अल्लाह आपका और दानियाल भाई का जोड़ी को भी हमेशा सलामत रखे। गुलखान अकीदत से बोला। सेल्फी टाइम, दानियाल ने कहकर फ्रंट कैमरा खोला। कैमरे ने इस मंजर को महफूज किया जबकि गुलखान इन दोनों के दरमियान आंसू भरी आंखों से मुस्कुराता हुआ खड़ा था, और फिर दोनों चल दिए। हसीन और पुररौनक दौर का बाब बंद हो गया था। अब अमली जिंदगी बाहें फैलाए मुंतजिर खड़ी थी। जिंदगी के इम्तिहान मुंतजिर खड़े थे, तकदीर मुंतजिर खड़ी थी। जिंदगी के इम्तिहानात कभी ख़त्म नहीं होते। जिंदगी पेचीदा सी शय है जिसके सवालात अनगिनत हैं, जिनके जवाब ढूंढने बैठो तो सवाल बदल जाते हैं। जिंदगी ना ख़त्म होने वाली आजमाइशों और दौड़ का नाम है। यहाँ यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद बिजनेस, नौकरियाँ, शादी, फिर बच्चे और फिर ज़िंदगी उलझ कर रह जाती है। आपके घर, आपकी जिम्मेदारियों और औलाद के दरमियान आपकी ज़ात कहीं गुम सी जाती है। फिर बुढ़ापे में कहीं अंगीठी के सामने बैठे या शाम को लॉन में किसी दरख्त के नीचे बैठे अपने पोते पोतियों को जवानी के किस्से सुनाते ये दौर टूट कर याद आने लगता है, जहाँ जिंदगी का नाम सिर्फ अपने लिए जीना था, जहाँ जिम्मेदारियाँ नहीं थी। इस वक़्त को पहुँच कर कोई शय होती है, कोई ऐसी शय जो आपको माजी के इन लम्हात में खींच लाती है, जिन्हें याद करना आपके लिए बाइस मुसरत होता है। जिंदगी हर लम्हे को जीने का नाम है। राइटर की ये लाइन बहुत खूबसूरत है। कमेंट में बताइएगा कि आप सबको ये लाइन कैसी लगी, कि जिंदगी हर लम्हे को जीने का नाम है। कहते हैं ना, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। सुनहरी सूरज की किरणें बालों के दरमियान से छन करती जमीन पर पड़ रही थी। सितंबर का आधा महीना गुजर चुका था। यूनिवर्सिटी खत्म हुए 5 दिन गुजर चुके थे। तब से नूर को सिर्फ 2 काम थे, नावल पढ़ना और नावल की मसरूफ हीरोइन की तरह दिन भर के काम करना। बेचारी रजिया तो हैरान थी, नूर इसे सफाई करने ही नहीं दे रही थी। बस झाड़ू वाले सफाई करना शुरू करती तो बन जाती।
تو ونڈر وومن بن جاتی، ہر چیز اٹھا اٹھا کر جاڑتی، اور پھر جب صوفہ بھی کھسکا کر صفائی کرتی تو رضیہ کا دماغ ہی گھوم جاتا۔ کپڑے سے ہر چیز کو چمکانے میں تو اس نے پورا ایک دن لگایا تھا۔ اسما بیگم عمل تک اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، مگر ان پر تو ناول کی سگڑ سی ہیروئن بننے کا جنون چڑھا ہوا تھا۔ اب تک دانیال نہ جانے اس کی کتنی ویڈیوز اور تصاویر بنا کر فہد کو بھیج چکا تھا، جو اپنا سر تھام کر رہ جاتا، پھر یہ سوچ کر تسلی ہوتی کہ چلو 3 سال تک بچی بڑی ہو جائے گی۔ اور بچی یہ سوچ سوچ کر پاگل تھی کہ نہ جانے کیسے ہیروئن صبح اٹھ کر تہجد پڑھتی ہیں، پھر مشین لگا کر سارے کپڑے دھوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ استری بھی کرتی ہیں، پھر نماز کے بعد ناشتہ بناتی ہیں جس میں عام طور پر 10 ڈشز ہوتی ہیں، پھر برتن دھو کر صفائی شروع کرتی ہیں جن سے وہ ظہر کے وقت فارغ ہو کر نہا کر کپڑے بدلتی ہیں، اور پھر نماز کے بعد دوپہر کا کھانا اہتمام سے بنا کر برتن دھو کر اثر پڑتی ہیں، پھر الماریاں صاف کر کے مغرب پڑھتی ہے، رات کا کھانا اور اس میں اتنا اہتمام، اور پھر عشاء پڑھتی ہے۔ اس پر ستم کوئی کتاب بھی پڑھ لیتی ہے، لیکن نور کے پاس ابھی تک وہ رفتار نہیں آئی تھی جس کا عملی مظاہرہ ناول کی ہیروئن کرتی تھی۔ عمل کی وہی شوق، کچن اور بس کچن۔ ہاں یہ الگ بات تھی کہ اب نور و فلک بھی اس سے کھانا پکانا سیکھنے لگی تھی۔ آریان آج کل ایک کیس میں بہت الجھا ہوا تھا، اس لیے اس کی گھر کی واپسی رات دیر تک ہوتی تھی۔ دانیال کو شازیب صاحب نے اگلے ہی روز آفس آنے کا حکم دیا تھا، مگر اس روز سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ سارا دن موویز اور کھانا پینا، یہی پچھلے 5 دنوں سے اس کا معمول تھا، مگر آج اس کی خاصی شامت آئی تھی، اسی وجہ سے اس نے کل سے آفس جوائن کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ 2.5 ماہ بعد ان چاروں کی شادی تھی۔ گھر کی بڑی عورتیں تو شاپنگ میں مصروف تھی، مگر ان کا فی الحال جلدی شاپنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ سارے کام ظہر سے پہلے ہی نپٹا چکی تھی۔ آرام کرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر وہ لان میں چلی آئی۔ فہد ڈیوٹی پر تھا اور سنانا اپنے کمرے میں تھا، وہ آن لائن میٹنگ کرنے میں مصروف تھا۔ پرندوں کا مدھر سی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا دل کو راحت اور سکون بخش رہی تھی۔ وہ محویت سے رسالہ پڑھنے میں مشغول تھی۔ ہیلو، تبھی سنان آ کر اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھا۔ بینش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی رہی میٹنگ؟ بینش نے رسالہ ایک طرف رکھا۔ A1، وہ ایسے بولا جیسے اسے پہلے ہی یقین تھا کہ یہی ہوگا۔ تم فری ہو؟ سنا نے بغور اسے دیکھا۔ گلابی سوٹ میں وہ ڈھلتی شام کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اول روز سے وہ اس کا خیال ایک اچھے میزبان کی طرح ہی رکھ رہی تھی۔ جی کیوں، خیریت؟ بینش نے حیرانی سے پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا گھومنے چلے کہیں، کسی پارک میں، پھر شاپنگ کر لیں گے اور ڈنر کے بعد واپس چلو گی؟ وہ نارمل انداز میں بولا۔ ہاں ضرور، بھائی سے پوچھنا ہوگا، پر آپ ٹھہریں میں بھائی سے پوچھ لوں۔ ہاں ضرور، بلکہ یہ لو۔ جیب سے موبائل برآمد کرنے کے بعد وہ سر جھکائے فہد کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہاں فادی، ہاں سب ٹھیک ہے، بینش کو بات کرنا ہے تم سے۔ اس نے موبائل بینش کی طرف بڑھایا، جسے بینش نے مسکرا کر پکڑ لیا، پھر فہد سے اجازت اور جلدی گھر آنے کا وعدہ کرنے کے بعد فون سنان کو پکڑا دیا۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی چلتے، مگر آج کل وہ اور آریان ایک امپورٹنٹ کیس کے سلسلے میں مصروف ہیں۔ سنان نے اس سے کچھ پوچھا نہ تھا، مگر پھر بھی بینش کو لگا کہ اسے یہ بتا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ دیکھنا ٹائم مت زیادہ لگانا، مجھے انتظار سے نفرت ہے۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ جی۔ بینش خاموشی سے رسالہ اٹھائے اندر چلی گئی۔ سنان نے رخ موڑ کر اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ داخلی دروازے سے اندر غائب ہو گئی۔ ویسے آپ کو شاپنگ کیوں کرنی ہے؟ سنان کا ارادہ پہلے شاپنگ پر جانے کا تھا۔ مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے لڑکی، مجھے واپس جانا ہے۔ سوچ رہا تھا ماما کے لیے کچھ لیتا جاؤں۔ گفٹ؟ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، ویسے تمہاری میزبانی کا شکریہ بھی تو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک۔ بینش کا دل اداس ہوا اس کے جانے کی خبر سن کر۔ پچھلے 15 دن سے وہ ان کے ساتھ تھا، گھر میں اچھی خاصی رونق لگی رہتی تھی، اور اب دوبارہ سناٹے چھا جائیں گے۔ وہ دکھ سے سوچ رہی تھی، دکھی کیوں ہو گئی ہو؟ ابھی کچھ دن مزید یہیں ہوں۔
شاپنگ ہم کسی اور دن بھی کر لیتے، مگر سوچا آج فارغ ہیں تو آج چلے جائیں۔ سچ میں؟ ہاں، وہ مسکرا کر بولا۔ اس اچھی لڑکی کو دکھی نہیں کر سکتا تھا۔ کب جا رہے ہو؟ بینش نے اگلا سوال کیا تو وہ ہنس دیا۔ کہو تو ابھی چلا جاؤں۔ سنان نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شرمندہ سے لہجے میں بولی۔ تمہیں گول گپے پسند ہیں؟ سنان نے بات بدلی، بیچاری شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہاں بہت، لیکن آپ کو کیسے پتہ ان کا؟ بینش نے حیرانی سے پوچھا۔ مما بناتی تھیں گھر پر، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ پاکستانی لڑکیوں کو گول گپے بہت پسند ہوتے ہیں۔ میں نے بس یوں ہی پوچھا۔ آپ کنجوس ہیں؟ بینش منہ بسورے بولی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ حیران ہوا۔ لڑکیوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ انہیں گول گپے پسند ہیں یا نہیں، ان کے سامنے گول گپے لا کر رکھتے ہیں۔ سنان اس کی بات پر ہنسا۔ مجھے لڑکیاں پٹانے کا تجربہ نہیں ہے نا۔ ہاں، تبھی تو اس دن پارٹی میں لڑکیاں آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ تو میں ہوں ہی اتنا خوبصورت۔ سنان نے سگنل پر گاڑی روکی۔ سنان نے اس کی بات کو خوب انجوائے کیا۔ سنان نے سگنل پر گاڑی روکی۔ نہیں، ان کی نظر آپ پر نہیں، آپ کے گرین کارڈ پر تھی۔ بینش جھٹ سے بولی۔ ہاں، سنان نے اس کی بات کو خوب انجوائے کیا تھا، وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ رکو، کہاں؟ بینش اسے گاڑی سے اترتا دیکھ کر بول اٹھی۔ سنان نے 2 گھڑی شرارتی انداز سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہ جب بولا تو سنجیدہ انداز میں بولا۔ ایک لڑکی ہے، اسے پٹانا ہے، بس پریکٹس کر رہا ہوں۔ گول گپے لے آؤں؟ بینش اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، نہ جانے وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ چلو جی، یہ بھی جوڑی بن گئی، گڈ۔ دانیال کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ شاہ زیب صاحب سے نہ جانے کتنی ڈانٹ کھانے کے بعد اس نے پینٹ کوٹ پہنا تھا، ورنہ تو صبح صبح ہی ٹراؤزرز شرٹ میں نیچے آ کر آفس کی ٹائمنگ پوچھ رہا تھا۔ شاہ زیب صاحب نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ برخودار تیار نہیں ہوں گے آپ؟ وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ میں تیار ہوں بابا۔ دانیال نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا اور عام لہجے میں بولا۔ خاک تیار ہو اسے تیار ہونا بولتے ہیں۔ گھر والے حلیے میں آفس جوائن کرو گے؟ تم سے بہتر حلیہ تو وہاں کے چپڑاسی کا ہے، کچھ شکل کر لو۔ وہ خاصے غضبناک ہو گئے۔ جی اچھا، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ بہت کم غصہ ہوتے، مگر جب ہوتے تو دانیال کی جان جانے لگتی۔ میں نکل رہا ہوں، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک 9:30 پر تم آفس میں ملو مجھے، اوکے؟ وہ اپنا بیگ اٹھائے، اسما بیگم کو خدا حافظ کہتے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ امل اور نور رات فلک یہاں ٹھہری تھی، اس لیے وہ ناشتے کے میز پر موجود نہ تھی۔ دیکھ لے مما، ساری پابندیاں مجھ پر، سارے حکم مجھ پر لاگو ہوتے ہیں۔ امل کیوں آفس جوائن نہیں کر رہی؟ وہ منہ بسورتے ہوئے بیٹھا۔ بیٹا، ابھی اس کا جاب کا موڈ نہیں ہے، جب ہوگا تب وہ جوائن کر لے گی، لیکن تم اب اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، آخر کو سارا بزنس تمہارے آسرے پر ہی ہے۔ اسما بیگم اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ پھر تو سمجھے بزنس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ منہ بسورتا وہاں سے اٹھ کر تیار ہونے کو چل دیا۔ بھلا اس کی کس نے مانی تھی؟ شاہ زیب صاحب تو آج کل ویسے ہی ہٹلر بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک 10 بجے وہ آفس آیا۔ آج پہلی بار اتنی فارمل ڈریسنگ کی تھی، اسے تو بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا کر سب کو دیکھتا لفٹ تک پہنچا۔ تبھی شاہ زیب صاحب کا سیکرٹری علی دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ سر، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، شاہ زیب نے کہا تھا آپ کو لے کروں، میں اس لیے کھڑا تھا۔ دانیال نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جہاں اشارہ کر رہا تھا۔ سر، آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں۔ سر، وہ غصے ہو رہے ہیں۔ دانیال اس کی بات پر چونکا۔ ہٹلر آج میرا قیمہ بنا دیں گے۔ یار، یہ لفٹ کیوں نہیں آ رہی؟ دانیال نے لفٹ کے بند دروازے کو دیکھا اور خوف سے بولا۔ سر، اوپر والے فلور تک گئی ہے، 2-3 منٹ لگیں گے شاید۔ علی نے کندھے چکائے۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، ہٹلر نے جان ہی نکال دینی ہے میری۔ وہ سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ سر، لفٹ آ جاتی، آپ کو زحمت ہوگی۔ دانیال نے اسے گھورا جیسے کہہ رہا ہو حد ہے، سیڑھیاں چڑھنے سے گھس نہیں جاؤں گا، اطمینان نہ رکھو۔ وہ ہنستے ہوئے یہ جا اور وہ جا۔ پیچھے علی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حیرت ہے، اس شخص میں تو رتی بھر تکبر نہیں ہے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دیکھتا سوچ رہا تھا، اور لفٹ آ چکی تھی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔
ऊपर पहुंचते ही ऊपर पहुंचते ही दानियाल ने अपना सांस बहाल किया, फिर कोट ठीक करता एक नजर शाहजेब के कैबिन को देखा और अंदर चला आया। सलाम बाबा। वो अंदर आते ही बोला तो शाहजेब सब किसी से मीटिंग में मसरूफ थे। उन्होंने सर उठाकर इसे देखा जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। दूसरी नजर इनकी घड़ी पर गई। दानियाल, शाहजेब आपके मैनर्स कहाँ हैं? बगैर इजाजत आप अंदर कैसे आए? वो चश्मा चढ़ाए संजीदगी से बोले तो दानियाल ने थूक निकली। आज तो पक्के हिटलर बने हुए हैं, इसने दिल ही दिल में सोचा। सॉरी। वो एक नजरों ने देखता खामोशी से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद शाहजेब साहब ने मीटिंग को देखा और इन साहब को रुखसत किया। इंटरकॉम से उन्होंने अली को कॉल मिलाई। दानियाल कहाँ है? और वो नॉर्मल अंदाज में बोल रहे थे, सर वो आपके कैबिन के बाहर बैठे हैं। ठीक। और लेट कमर को सजा दे दी। वो मुस्कुराते लहजे में पूछ रहे थे। अली भी हंस दिया। जी सर, आपके कहने के मुताबिक लिफ्ट ऊपर फ्लोर पर जाकर बंद करवा दी थी तो वो सीढ़ियों से ही आए हैं। ओह गुड। हाँ, वो हमारा बाप नहीं, हम इसके बाप हैं। इसे पता चल जाएगा कैसे बॉस से पाला पड़ा है। भेजो इसे अंदर। जी सर। अली के अंदर जाने का कहने पर वो गहरा सांस लेता अंदर आया, मगर अब की बार इजाजत लेना नहीं भूला। कमन सर। शाहजेब साहब ने मुस्कुराहट दबाई मगर हनूज काम करते रहे। सर कमें। वो एक बार फिर दरवाज़ा बजाते हुए बोला। यस। अब की बार शाहजेब साहब को इस पर तरस आ गया। आप आज लेट हैं मिस्टर। वो इसे घूरते हुए बोले। मेरे फरिश्तों की तौबा, जो आइंदा लेट हो जाऊं। अब क्या कहें, ये सीढ़ियों से चौथे फ्लोर पर बुलाकर बदला ले तो चुके ही हैं। वो कमाल इत्मीनान से गोया हुआ तो शाहजेब साहब इसे घूर कर रह गए। मजाल है जो वो कभी इसे डबल क्रॉस कर सकें। अच्छा सुनो, आज से पूरे एक हफ्ते तक तुम मार्केटिंग मैनेजर इरफान के साथ रहोगे, अगले पूरे हफ्ते फाइनेंस मैनेजर बुरहान के साथ रहोगे और सारा काम समझोगे। तुम्हें ये सब मुश्किल लगेगा मगर तुम गौर से हर चीज़ को समझोगे। जो बात समझ नहीं आई इसे नोट करते रहना, बाद में सब क्लियर कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते की रहनुमाई मिलेगी, बाद में बिजनेस तुम ही संभालोगे और मैं रिटायरमेंट ले लूँगा और सुकून से घर में रहूँगा। बरखुदा तुम्हारे पास सलीम है मगर तजर्बा नहीं है, और वो तजर्बा तुम्हें इन 2 हफ्तों में हासिल करना है। इज़ इट क्लियर? वो बात क्या है में सीधे होते हुए इसे देखने लगे। जी बाबा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वो संजीदगी से बोला, आंखों में शरारत थी मगर लफ्ज़ों में नहीं। कोशिश नहीं तुम्हें करना है, और यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में टॉप करने वाले के लिए ये सब मुश्किल नहीं है, मैं जानता हूँ। दानियाल हंसा मगर इनके घूरने पर फौरन संजीदा हुआ। वो हंसते हुए बोले। शाहजेब साहब इसे घूर कर रह गए और इंटरकॉम पर इरफान को बुलाया। दानियाल को ऑफिस ज्वाइन किए 1.5 हफ्ता हो चुका था। मार्केटिंग के बारे में सब कुछ वो अच्छे से जान चुका था। अब ये पूरा हफ्ता इसे फाइनेंस मैनेजर के साथ गुजारना था। पिछले हफ्ते की तरह मामूल के मुताबिक वो 9 बजे तक ऑफिस था। लिफ्ट के जरिए वो अपने आर्जी कैबिन में आया। 3 दिन शाहजेब साहब की रिटायरमेंट के बाद इसे कैबिन वो मिलना था। इंटरकॉम पर इसने अपने सेक्रेटरी आयशा को बुलाया। आयशा एम्प्लॉय थी। कुछ दिन के लिए आर्जी तौर पर इसे दानियाल की सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। कमन सर। वो शाइस्तगी से इजाज़त मांग रही थी। यस प्लीज़। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वो कुर्सी पर आ बैठी। मिस आयशा, अली इंडस्ट्री के साथ हमारी मीटिंग कब है? वो लैपटॉप से नज़रें हटाकर सीधा हुआ। अली इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था जिसमें वो पार्टनरशिप चाहते थे। ये टेंडर बहुत बड़ा था। दानियाल को शाहजेब साहब पहले ही सख्ती से ताकीद कर चुके थे कि उन्हें हर हाल में ये प्रोजेक्ट चाहिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट से करोड़ों का फ़ायदा पहुंचना था। जी सर, मीटिंग परसों है। आलिया ने एक फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाई। सर, मैंने इस फाइल की हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बना ली है। वेरी गुड मिस आयशा। ये फाइल्स ले जाएं और इन्हें अच्छे से रीड कर लें। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकती हैं। अच्छे से रीड कर लें। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकती हैं। दानियाल ने आयशा के हाथ से फाइल ली, फिर ताइशी अंदाज में से देखा। मेज़ पर पड़ी फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी सर, और कुछ? आयशा जाने के लिए उठी। अली को भेज दें, बाबा से छुप कर, वो आखिर में दांत कोसते हुए बोला तो आयशा ने मुस्कुराहट दबाई। से पता था कि अब क्या होने वाला है। जी सर। वो बाहर की तरफ बढ़ गई तो 5 मिनट बाद अली ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ यार। अली आंखें घुमाता पेन और कागज़ संभालता अंदर आ गया।
بیٹھو علی۔ دانیال ریلیکس ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ ہاں تو لکھو، وہ گلا کھنگارتے ہوئے بولا۔ 2 بریانی کی پلیٹیں، 5 سموسے، 3 رول، 2 چنا چاٹ کی پلیٹ، 4 کباب، دہی بلے لازمی منگوانا، 1.5 لیٹر کی کوک، اور میٹھے میں ان دونوں کو شوگر ہونے والی ہے بس اینڈ تک۔ سر کیا ابھی میٹھے کی کسر رہتی ہے؟ علی بیچارہ جب لکھ کر تھک گیا تو سر اٹھا کر حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے لیے بولا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میٹھے کے بغیر بھی بھلا کام چلتا ہے؟ دانیال نخوت سے بولا۔ میٹھے میں رس ملائی، بس یہی تھوڑا سا سامان منگوانا ہے، دیر نہ کرنا، صبح سے کام کر کے تھک گیا ہوں، وہ بھی بھوکے پیٹ کہاں انسان کم کر سکتا ہے؟ وہ بیچارگی سے بولا تو علی نے سر اونچا کر کے دانیال نے تھوڑے فاصلے پر پڑی ڈسٹ بن کو دیکھا جو لیز کے خالی پیکٹ اور جوس کے خالی ڈبوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ آدھا سامان تو ابل کر باہر آ رہا تھا۔ تو علی نے آنکھیں گھمائی۔ جی سر بالکل، بھوکے پیٹ کہاں رہ جا سکتا ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا تو دانیال نے زور و شور سے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ آپ سے، وہ بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ دانیال نے اسے گھورا۔ نہیں کچھ نہیں، میں منگواتا ہوں، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا کہ دانیال کی آواز پر رکا۔ ماشاءاللہ کہو، نظر لگاؤ گے تو مجھے؟ ویسے تو مجھے نہیں لگے گی، مگر تم بھوکوں کی طرح ڈسٹ بن دیکھ رہے تھے، دانیال نے نہوت سے کہا۔ نہیں سر، میں سوچ رہا تھا ڈسٹ بن خالی کروا دوں، ابھی آپ نے مزید کھانا ہے؟ ہاں یہ بھی اچھی سوچ ہے، کرا دینا، مگر ابھی یہ سب تو لا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ اب جاؤ۔ دانیال نے لیپ ٹاپ اپنے سامنے کر لیا تو علی گہرا سانس بھرتا باہر آیا۔ اپنے کیبن میں بیٹھی عائشہ نے اس کی حالت پر زوردار کہکا لگایا۔ وہ تو جل بھن گیا اور عائشہ کو سخت نظروں سے گھورتا تنفن کرتا وہاں سے چلا گیا۔